हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जो होगा हिस्ट्री का। और इसमें हम लोग व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के हिसाब से चीज़ों को जानेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे अतीत को जाना है और उन्होंने कैसे हमारे अतीत को जानने में हमारी मदद की है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और साथ में आप शाम में 7 बजे एक क्लास चलता है जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है क्वेश्चन का। यहाँ पे ये वीडियोज में आप लाइव चैट करके क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस सारे वीडियोज का एक समरी आपको देगा। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले अगर हम लोग व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इससे पहले वाला जो चैप्टर नंबर 9 था आपका, चैप्टर नंबर 9 में आप एक चीज देखे होइएगा कि चैप्टर नंबर 9 में आपको एक ओवरव्यू मिला था कि आपको एक काले कलर के पॉलिश वाले बर्तन, उसका क्या नाम था। आप कमेंट अभी कीजिएगा, कमेंट अभी कीजिए, हम कमेंट देखते हैं क्या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। तो उस कमेंट उसमें उस बर्तन की खासियत थी कि वो बाहर से ब्लैक कलर का हुआ करता था और भीतर से जो उसका कलर था वो एज इट इज होता था। तो ये चीज क्या आपको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उस वक्त भी कहीं ना कहीं से जो है वो क्या होता था, या तो इस चीज को कहीं पे जो है वो बोले तो इसका प्रोडक्शन हुआ करता था, या फिर अगर इस जगह पे इसका प्रोडक्शन नहीं होता था तो कहीं ना कहीं से व्यापार किया जाता था। क्लियर ये बात है? अब हिस्ट्री की कोई भी बात आपको केवल अनुमान और फिर साक्ष्य के आधार पर बोला जा सकता है। ठीक है, अब ये दोनों में से किसी के लिए आप 100% तो कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये जो अनुमान हम लगा रहे हैं वो 100% है और साक्ष्य जो मिला है ये 100% है। तो हिस्ट्री जो है अपने आप में ये आपको एक चीज यही बताता है कि भाई साहब या तो हम अनुमान के रूप में बता सकते हैं इसको, या फिर हमको साक्ष्य मिलेगा तब बता सकते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस तरीके के जो बर्तन थे या फिर ये जो जगह था यहाँ पे, ये इसका आपको एक जो है वो साक्ष्य मिला हुआ था दिल्ली के पास। ठीक है, दिल्ली के पास एक साक्ष्य मिला हुआ था आपको, दूसरा मथुरा के पास इसका साक्ष्य मिला हुआ था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस जगह पे व्यापार हुआ करता था। क्लियर है? क्योंकि इस तरीके के चीजों का आपको कोई फैक्ट्री होने का या फिर कारखाना होने का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत का एरिया सोने के लिए, मसाले के लिए, मसालों में खास करके काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अब अगर इस चीज को आप आज भी देखिएगा तो साउथ के तरफ अगर आप जाए तो बहुत सारे मंदिर आपको सोने के देखने को मिलेंगे, पूरे सोने के मंदिर होगी वो। क्लियर है? तो आज भी इस तरीके का चीज है साउथ वाले एरिया में, साउथ इंडिया वाले में। लेकिन अभी से कुछ समय पहले की बात जो है, उस वक्त भी जो है वो दक्षिण वाले एरिया में सोने के खादान या फिर सोने का वहां पे बहुत ज्यादा अगर बोले तो प्रोडक्शन तो उस वक्त होता नहीं था। प्राकृतिक रूप पे सोना वहां पे अवेलेबल था और मसाले के तौर पे वो बहुत विकसित हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ का जो यहाँ जो काली मिर्च थी वो इतनी प्रसिद्ध थी यहाँ की काली मिर्च की रोम के साम्राज्य जो है, अगर देखें आप तो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि रोमन साम्राज्य वाले लोग जो है इसको काले सोने के नाम से जानते थे। मतलब कि अब एक क्वेश्चन आपका प्री का बनेगा यहाँ पर कि किस जगह को काले सोने के नाम से जाना जाता था, तो साउथ इंडिया को। क्लियर है? अब जरा सा और डिस्कस करते हैं। ये चीजें जो है ना, ये वही फिर 80% वाले में आते हैं जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक बुक में 80% ऐसी बातें होती है, 80% जो किताब के मोटाई को केवल बढ़ाता है। ये वही चीजें हैं, इसको डिस्कस ही नहीं करना है। क्या जरूरत है हमको कविता डिस्कस करने का? आप 6 क्लास का अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो या तो आप 6 क्लास से स्टूडेंट हो, अदरवाइज आप जो है वो कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट हो, तो यहाँ पर आपको जो है सो इस कविता को पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं बनती है। क्लियर है? अब ये वही 80% वाले में ये कविता आता है, इसको बिल्कुल इस तरीके से आप इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम लोग व्यापारियों के ऊपर। तो व्यापारी जो है वो कई समुद्री मार्ग खोज निकाले थे। ठीक है, जिसमें आपके चीन से आने वाले जो लोग थे, फाहियान वगैरह जो लोग थे वो, और फिर आपका जो है पुर्तगाल से जो आने वाले लोग थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे रास्ते खोजे। और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे
जो अगर देखे तो चलते थे, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। अब इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। इनमें से कुछ ऐसे व्यापारी हुआ करते थे जो क्या करते थे कि समुद्र के किनारे चलते थे और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे और इंडिया की तरफ आते थे। दोनों तरफ से अगर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है और अरब सागर यहाँ पर है, इन दोनों तरफ से इंडिया में प्रवेश करते थे। ठीक है, और वे लोग अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचते थे और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इसका एक फायदा क्या होता था कि जब मानसून आता था, दक्षिण पश्चिम वाला जो ये वाला मानसून है आपका, यहाँ से जब आता था तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आता है, उत्तर पूर्व की तरफ आकर के स्टैंड करता है। ये तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया हुआ था, क्लियर है। अब आप नहीं पढ़ते हो, आप समरी नहीं देखते हो तो आपकी प्रॉब्लम है। एवरीडे शाम में 6 बजे क्लासेस आते हैं ज्योग्राफी के, अभी देख रहे होंगे आप, आपका 11th तक जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ये हिस्ट्री का क्लास आना स्टार्ट होगा। तो इसका फायदा क्या लेते थे इन्होंने मानसून का कि जहाज तो बहुत तगड़ा बनाते ही थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे अरब सागर से चलना और डायरेक्ट यहाँ पे आके स्टैंड कर जाते थे। फिर बंगाल की खाड़ी से चलना स्टार्ट करते थे ये लोग और यहाँ पे आके पहुंचते थे। तो ये फायदा उन्होंने मानसून का उठाना स्टार्ट किया। इसके बाद अगर समुद्र तटों से लगे राज्यों की बात करें हम लोग, तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो दक्षिणी भाग सबसे बड़ा तटीय प्रदेश था और दक्षिणी भाग सबसे बड़ा तटीय प्रदेश होने के कारण यहाँ पे होता था कि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़, पर्वत, पठार और नदी मैदान थे और नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था और ये अट्रैक्शन भी था लोगों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके के काले मिर्च जो है वो आपको देखने को मिल जाती थी। अब अगर देखें हम लोग तो संगम कविताओं में जो है वो मूवेंदार की चर्चा मिलती है। अब ये मूवेंदार होता क्या था? यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ मुखिया होता था और मूवेंदार जो होते थे वो 3 शासक परिवारों के मुखिया होते थे और इसी में जो आता है वो चोल, चेल और पांडे आते हैं। ठीक है, अभी से अगर हम लोग बात करें तो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली ये तीनों माने जाते थे। जो साउथ इंडिया की बात करता है, चेन्नई वाला एरिया जहां पर आप आते हैं, यहाँ वाले एरिया को देखिएगा, इस वाले एरिया साउथ के एरिया को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 3 शासक हुआ करते थे। पहला चोल था, दूसरा चेर था और तीसरा पांडेय था। ये उस वक्त सबसे जो है वो शक्तिशाली माने जाते थे, आज से 2300 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो। क्लियर है? अब अगर देखें तो हर एक शासक के पास अपनी 2-2 केंद्र सत्ता होती थी और इनमें से एक तटीय हिस्सा था और दूसरा अंदरूनी हिस्सा होता था। मतलब कि एक वाला भाग तटीय वाला हिस्सा होता था, जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक का है तो एक भाग इसको मान लीजिए, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो ये अगर आप चोल का मान लेते हैं तो ये चेर का हो जाता है और ये जो है वो पांडेय का हो जाता है। अब ये भाग तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक है और इसी के बीच में एक भाग हुआ करता था। क्लियर है? तो इसमें होता क्या था कि एक भाग होता था और एक उपभाग, इसको समझ लीजिए अंदर का भाग हुआ करता था। और एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी, ये जो है कावेरी पट्टिनम, और दूसरा पांड्या की राजधानी मदुरै थी। अब चीजें क्लियर है यहाँ पर। एक चोल का जो पतन पुहार या जो है वो पावेरी पट्टिनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। इसमें चीजें क्लियर हो गई कि इन केंद्रों पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जगह भी हुआ करते थे जो राजधानी बनती थी। तो चोलों का जो है वो पत्तन पुहार या कावेरी पट्टम था और दूसरे का पांड्य की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। ये आपका प्री का क्वेश्चन बनकर के आएगा कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है इसमें, अभी से लगभग 2000 साल बाद जो है 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक वंश का प्रभाव बढ़ा हुआ था और यहाँ से मतलब कि अब 2300 साल के 200 वर्ष बाद, मतलब इसको अगर आप मान लीजिए अभी से 2300 साल पहले, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा, इसमें से 200 वर्ष अगर घटा देंगे आप तो 2100 वर्ष पहले की बात ये करता है यहाँ पर। ठीक है, तो सातवाहन का जो है वो प्रभाव बढ़ा हुआ था इस एरिया में और सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा जो थे वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी हुआ करते थे। ये आपका पीढ़ी का क्वेश्चन आ जाएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद में उनकी माँ, अगर देखें आप लोग तो सातकर्णी के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो उनकी माँ जो है वो गौतमी बालश्री थी।
उनके द्वारा एक अभिलेख का पता चलता है, उन्होंने जो दान किए हुए थे उसके बारे में जानकारी हमको एक अभिलेख से पता चलता है। और दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। और इसी दक्षिणा पथ पे क्या है कि सातकर्णी जो सातवाहन वंश था उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है इस दक्षिणी पथ में आने वाले जितने जो स्तंभ लेख थे उससे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अभिलेख जो थे उससे मिलता है। और इस दक्षिणा पथ पर जो है वो सातवाहनों का पूर्ण जो है वो यहाँ पर अधिपत्य हुआ करता था। क्लियर है बातें। इसके बाद अगर हम लोग देखें रेशम मार्ग की कहानी, तो रेशम जो है, रेशम बनाने की जो पद्धति थी, वो तकनीक जो थी वो चीन में 7000 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। बट चीन वाले इसको जो है वो गुप्त रखे थे। और गुप्त रखने के कारण होता क्या था कि ये जो है और लोगों को मिलता नहीं था। और चाइना के लोग इसको जो है वो गिफ्ट के रूप में दूसरे को दिया करते थे। और इसी बीच में जब चीजें महंगी होती है ना, तो कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। और इसी का फायदा उठाया गया हुआ था। कुछ लोग क्या करते थे कि दुर्गम पहाड़ियों को, रास्तों को पैदल चल करके इसको पार करते थे और दूसरे देश में जाते थे। अट्रैक्शन का कारण बना था ये। और करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन स्टार्ट हुआ। और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि चीन में इसे लाने के लिए दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान के रास्ते इसको लाया जाता था। और यहाँ पर जो है इसके लिए व्यापारी से शुल्क और टैक्स लिया जाता था। और यहाँ जो है यही चीज आगे चल करके जो है वो रेशम रूट के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। कुछ शासक इसके बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क या तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। तो ये जो एरिया था इसको हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते थे, जिसमें लोग जो है वो जिस रास्ते से चीन से रेशम का व्यापार हुआ करता था उसको हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते थे, ठीक है। और इसी रेशम मार्ग पर जो सिल्क रूट था इस पर शासन करने वाले में सबसे प्रसिद्ध जो था वो कुषाणों का जो है वह प्रभाव सबसे ज्यादा था। इस पर उन्होंने अपना प्रभाव जमाया था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था कुषाणों का। मतलब कुषाण का शासन कितने समय पहले था? 2000 साल पहले। क्लियर है। किस एरिया में था? तो मध्य एशिया में और पश्चिमोत्तर भारत के एशिया में। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे और तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य में आते थे। ये आपका कुषाण वंश का बात आता है। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वो भी कुषाणों को ही जाता है। ये भी आपके प्री के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म के प्रसार के ऊपर। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क था, प्री का क्वेश्चन। और करीब 1900 साल पहले उसने शासन किया था, ठीक है। अब मतलब यहाँ से बात था, यहाँ की 2000 साल पहले की बात थी जब रेशम मार्ग पर इनका अधिकार हुआ करता था। दूसरी बात यहाँ पे 2000 साल पहले की बात है। इसके बाद इन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। और इसमें जो कनिष्क थे ये 1900 साल पहले शासन किए हुए थे। और बुद्ध की जो जीवनी थी जिसको बुद्ध चरित्र के नाम से जाना जाता था, उसके रचनाकार का नाम अश्वघोष था। ये प्री का क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है, इसको सीधे रट जाना है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में। और ये जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंध रखते थे। ये भी क्वेश्चन प्री के आएंगे आपके। क्लियर है। अब अगर देखें हम लोग तो कनिष्क के समय में ही ये भी एक क्वेश्चन प्री का है, एक नया धर्म का आविष्कार मतलब विकास हुआ था जिसको महायान के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। और बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एक एकांत वास करते हुए एक स्थान पर रहते थे और दूसरे जगह पर नहीं जाते थे। लेकिन कनिष्क के समय में जो एक नया महायान का विकास हुआ था, इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनकर के आए हुए थे। पहला ये था कि पहले लोग जो है वो मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, मूर्तियों का आविष्कार नहीं करते थे। लेकिन इसके बाद जो है प्रतिमा को नहीं बनाते थे, आविष्कार नोट बनाते नहीं थे। लेकिन जब महायान का विकास हुआ था तब मूर्ति बनाए जाने लगे। और उस वक्त जो बोधिसत्व कहे जाते थे, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करके एक एकांत जगह पर रहते थे, वो अब एक टीचर के थ्रू टीचर के जैसे बिहेव करने लगे और दूसरे जगहों पर जाकर के वो ज्ञान बांटने लगे थे। क्लियर है यहाँ की बात। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका आता है, इससे जो केवल 20% बातें जो हमें जानने वाली है वो तीर्थ यात्रा का आता है। ये आपके बेसिक, ये आपके जो है वो बेसिक चीजों को बूस्ट करेगा। ये तीर्थयात्री किसको बोला जाता था? तो तीर्थयात्री में पुरुष और स्त्री दोनों होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा किया करते थे। चीजें क्लियर है। इसके बाद भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी बौद्ध यात्रियों में
फासियन एक प्रसिद्ध जो है वो यात्री था, ये करीब 1600 साल पहले आया था। उसके बाद स्वेन त्सांग जो थे वो 1400 साल पहले आए थे, और इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। वे सब बुद्ध जीवन के बारे में जुड़ी जो प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे, और इसके बारे में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को लिखा भी है। और इंपॉर्टेंट चीजों को लिखने के साथ साथ इन्होंने पांडुलिपि को जो है वो चीन में लेकर के भी जाने का काम किया है। ये सारे तीर्थयात्री क्लियर है। अब आते हैं फासियन के चीन वापसी की बात। फासियन अपना जो है चीन वापस जाने का जो यात्रा था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? बंगाल से। इसके बाद उसका रास्ते में जो है जहाज फंसा, और उसने जहाज से सारे सामान को फेंकना स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट में उसने पांडुलिपि को बचा लिया था, और 90 दिन के बाद वो जावा पहुंचा हुआ था, और इसके बाद 5 महीने तक वहां जावा पे रुका हुआ था, सुमात्रा जिस जगह का, सुमात्रा के पास, ठीक है। और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चढ़ करके वो चीन पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो इसका जो रास्ता स्टार्ट होता है वो बंगाल से स्टार्ट होता है, और फिर वो जावा में जाता है, और उसके बाद तब वो चीन जाता है। ये आपका एक जो है वो क्लियर करने के लिए देता है कि इसके यात्रा को सुमेलित कीजिए, ठीक है। वहां पर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसके बाद आ जाता है स्वेन त्सांग के बारे में। स्वेन त्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ लोगों ने, कुछ जो यात्री थे उन्होंने बहुत डीपली चीजों को बताया है, और यहाँ पर स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने जो है वो नालंदा के बारे में बताया है, ठीक है, जो नालंदा बिहार में था, और अध्ययन का एक सबसे सर्वोत्तम जगह हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। हिंदू के लिए जो भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत होती है उसमें प्रमुख देवताओं में विष्णु, शिव और दुर्गा हुआ करती थी, और इन देवताओं की जो पूजा थी वो भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी, और भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा हुआ करती थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, ठीक है। ये जब आपसे कभी इंटरव्यू होगा तो आपसे इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भक्ति किसको बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर भक्ति मार्ग की चर्चा सबसे ज्यादा अगर देखें तो आपको भागवत गीता में देखने को मिलेगी। ये महाभारत का भाग था जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो है वो क्या किया था, तो उन्होंने जो है वो भक्ति का मार्ग सिखाया था, और फिर गुरु ज्ञान दिया था वहां पे, ठीक है। इसके बाद जो है वो भक्ति की बात अगर आती है तो भक्ति शब्द जो है वो भज से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजन, ठीक है। तो इसका ये हुआ कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भक्ति भगवान, भागवत या भगवान के प्रति झुकाव को कहा जाता है। ये आपके प्री के साथ साथ मेंस में अगर आप इस चीज को लिखते हैं तो ये आपको एक अच्छा नंबर गेन करने में हेल्प करेगा। चीजें क्लियर है। इसके बाद कोई और चीज है, हिंदू एक वर्ड आया हुआ था यूज, जो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानना है। जैसे हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला हुआ है, और यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे, ठीक है, नॉट उत्तर में रहते थे, सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। तो हिंदू शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहा करते थे। ये आपका प्री का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चैप्टर था आज का। इसके बाद और चीजें यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये चैप्टर नंबर 10 था क्लास 6 के हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों से हिस्ट्री को जानने का कोशिश किया, इंपॉर्टेंट था। तो ये था आज के क्लासेस के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है, जो आपके लिए हमें नए वीडियोस तैयार करने में बहुत हेल्प करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।